Hello everyone, welcome to Neutron. So today here I am with a new topic that is NFT. Okay, तो ये कोई ऐसा नहीं है मगर ये एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी न्यू, ओके, एंड मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट, ओके, that what is NFT, how this is going to help you, okay, so what are the usage of it, what are the characteristics of it, okay, so today we are going to discuss all of these things, okay. तो पहले हम समझते हैं कि NFT होता क्या है, ठीक है। तो NFT क्या होता है, देखिए ये जो है आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन, ओके। तो पहला वर्ड है आपका नॉन फंजिबल एंड द सेकंड पार्ट इज टोकन, ओके। तो नॉन फंजिबल मतलब क्या होता है, नॉन फंजिबल मतलब होता है कि समथिंग दैट इज इरिप्लेसेबल, ओके, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल, ओके। एंड टी मींस टोकन, तो टोकन हमें पता है इट इज अ सिनोनिम्स ऑफ करेंसी, ठीक है, बिकॉज टोकन को हम करेंसी के फॉर्म में समझ सकते हैं, एज अ वर्चुअल करेंसी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आखिर ये रिप्लेसेबल जो आपका जो ये जो NFT है, ठीक है, आखिर इसका क्या फंक्शनैलिटी क्या है, इसको भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये नॉन रिप्लेसेबल है, इसका मतलब क्या है कि इसके जैसा कोई दूसरा भी कोई ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है या जो मिंटिंग किया जाएगा या माइनिंग किया जाएगा तो दैट विल बी यूनिक, ओके, मतलब कि उसके जैसा जो है वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो जो ये जो नॉन रिप्लेसेबल है इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका है क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, इट इज फंजिबल टोकन, ओके। इसका मतलब क्या है कि इट कैन बी रिप्लेस्ड बिकॉज देयर आर वेरियस डिफरेंट अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज आल्सो इन द वर्चुअल वर्ल्ड, ओके, जैसे इथेरियम हो गया, डोजे कॉइन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी है एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है। बट ये जो नॉन फंजिबल टोकन है, ये जो NFT है, तो इसका जो है इसको हम किस तरीके से देखते हैं, इसको एज हम एसेट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आखिर ये जो इसका जो प्रॉपर्टी है इसका दैट इट इज नॉन फंजिबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके वर्ल्ड में आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है और वो चीज जो है वो किसी और के पास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसका जो है आपका ओनरशिप जो है सिर्फ आपके पास ही रहेगा, ठीक है। देयर इज नो एरिया ऑफ डिस्प्यूट ओवर देयर, ठीक है, कोई भी आपके प्रोडक्ट को क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिकनेस यही है, मतलब है कि दैट इज द वन एंड ओनली प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल एंड दैट इज लिंक्ड टू योर अकाउंट, ओके। तो इसका ये फायदा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसमें अपना ओनरशिप जो है आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है, इस चीज को लेके, ठीक है। तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी यही है, नॉन फंजिबल मतलब यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम एक किसी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी देखते होंगे कि बहुत जैसे न्यूज में आता है कि दिस कार इज अ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिमिटेड एडिशन मतलब क्या है कि उस कार का जो है सिर्फ 2 या 4 ही ऐसे कार हैं वर्ल्ड में बने हुए जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और लिमिटेड एडिशन में मतलब इसके बाद जो है कोई दूसरा कार उस डिजाइन का या उस नाम से कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो उसका जो एक्सक्लूसिविटी है, ठीक है, वही उसका यूनिकनेस है, ठीक है। और NFT के साथ भी सेम चीज होता है, ठीक है, कि उसका जो एक्सक्लूसिविटी है दैट इज इट्स यूनिकनेस। मतलब कि जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी चीज रेयर हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसके मार्केट में बहुत सारे फेक्स भी मिलने अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और जितना ही ज्यादा उसका फेक्स अवेलेबल रहेगा मार्केट में तो उतना ही ज्यादा उस प्रोडक्ट का या उस जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यूएशन जो है आपका मार्केट में बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर नंबर ऑफ फेक्स बढ़ेंगे तो जो उसका जो वैल्यूएशन है उसका और ज्यादा मार्केट में बढ़ेगा, ठीक है। तो आखिर इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है, हमको ये समझना है, ठीक है। तो जैसे कि एक हमने सबने सुना होगा मोनालिसा का पेंटिंग, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के तौर से समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो तो एकमात्र ही है दुनिया में, मगर उसके बहुत सारे फेक्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके जितने भी फेक्स अवेलेबल रहेंगे तो उससे क्या है, जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मोनालिसा का जो ओरिजिनल जो पेंटिंग है उसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोई भी आपका उसका ओनरशिप को कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो द ओनरशिप इज एक्सक्लूसिविटी टू यू, ठीक है, मतलब कि उसका जो एक्सक्लूसिव राइट्स है वो आपके पास ही है, ठीक है।
तो हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर एनएफटीज, ठीक है। तो इन द अर्ली डेज ब्लॉकचेन वाज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी, ठीक। ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम सभी को पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये है वो एक तरीके का आपका क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो जो है वो पब्लिक के परव्यू में रहता है, उसके नॉलेज में रहता है, उसके आंख के सामने रहता है, ठीक है। तो उसको कोई भी जो है उसको क्या, उसको कंटेस्ट नहीं कर सकता है कि हाँ ये मेरा है या किसका है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अवेलेबल टू द ऑल वर्ल्ड, मतलब कि आप उसको चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यही फायदा है, ठीक है। दैट मींस इट इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी गवर्नमेंट, ओके। तो इसका एक यही फायदा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और ये जो है क्रिप्टो करेंसी के मेकिंग में इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम फॉरवर्ड थिंकिंग बिल्डर्स रियलाइज्ड that this technology could be used to create and store unique identifiable digital items, digital representation of real world objects such as diplomas or marriage certificates and so much more, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ नया सोचा कि हाँ आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में तो यूज हुआ, सबको पता है, ठीक है, बट इसका और क्या यूज हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने ये रियलाइज किया कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम एक ऐसा चीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका स्टोर कर सकता है क्या, यूनिक एंड आइडेंटिफाइबल डिजिटल आइटम्स, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो उन्होंने क्या किया, यूनिक एंड आइडेंटिफाइबल डिजिटल आइटम्स को हम क्रिएट और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा, ठीक है। और जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज डिप्लोमास, ओके, एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स एंड सो मच मोर, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा चीज हम स्टोर कर सकते हैं दैट इज यूनिक, मतलब वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है, ठीक है, उसके जैसा और कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइबल डिजिटल आइटम्स, ठीक है। तो वो डिजिटल मीडियम में ही एग्जिस्ट करेगा, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट विल ओनली एग्जिस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। ओके, तो वो डिजिटल वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है डिप्लोमा, जैसे कि आपने जो कोर्स किया, फॉर एग्जांपल आपने एमबीए का कोर्स किया होगा या कहीं से आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया होगा, ठीक है। आपको जो उसका जो डिग्री जो मिल रहा है, जो डिप्लोमा का जो डिग्री आपको मिल रही है, ठीक है, तो दैट विल बी यूनिक, ठीक है। तो अगर वो क्रिएट होता है या उसको अगर हम स्टोर करते हैं, तो वो जो डिप्लोमा है कि हाँ इस रोल नंबर का बंदा अक्षय का नाम का लड़का है, ठीक है, तो उस जो सर्टिफिकेट का नंबर है, उस सर्टिफिकेट नंबर से कोई दूसरा अक्षय या विजय या कोई भी दूसरे नाम से इंसान का वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो इसका जो यूसेज है, इसका यूनिकनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इट इज यूनिक, मतलब कि इट इज रेयर ऑल्सो, ठीक है। यूनिक है मतलब कि इट इज रेयर, ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, एंड आइडेंटिफाइबल मतलब कि लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी में जो हमने जो यूज करते हैं, तो वो क्या होता है आपका, दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी इज अ फंजिबल टोकन, ओके। इट मींस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एज वेल, फॉर एग्जांपल इथेरियम हो गया, डोजेकॉइन हो गया एंड बहुत सारा है, ठीक है। ओके, सो something that is fungible can be exchanged with an equivalent item, for example a $5 bill with another $5 bill, ठीक है। तो यहाँ पे fungible का मीनिंग समझाया हुआ है कि fungible मतलब क्या होता है। fungible मतलब होता है that can be exchanged with an equivalent item, ठीक है। मतलब ₹5 का अगर आपके पास डॉलर का बिल है, तो आप कोई भी सामान जो है $5 के वैल्यूएशन का चीज को आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। NFTs are digital items that can be bought and sold using the blockchain technology, ठीक है। तो NFTs क्या है, वो एक डिजिटल आइटम है, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, that can be bought and sold, जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट दे आर नॉन फंजिबल, ओके। और बोल रहा है कि क्या, दे आर नॉन फंजिबल मतलब दे आर नॉट रिप्लेसेबल, ओके, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मेकिंग देम अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एज एन एसेट की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट फॉर्म एंड यूनिक फॉर्म, ठीक है।
ओके, तो आखिर ये जो NFT है इसको हम कहाँ पे, हम इसका मार्केट प्लेस क्या है, तो द बेस्ट नोन मार्केट प्लेस फॉर NFT इज OpenSea, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ इसका कहाँ पे ट्रेडिंग हो सकता है या इसके बारे में कहाँ पे भी खरीद सकते हैं, तो वो आपका इसका जो मार्केट प्लेस है उसको हम बोलते हैं OpenSea, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं कि आखिर जो ये जो NFT जो है, ठीक है, तो इसको किसने, इस वर्ड को किसने कॉइन किया या इसे किसने बनाया, ठीक है। तो इन 2017 एंजिन CTO विटेक रामडॉस्की क्रिएटेड द कोड फॉर वन ऑफ द फर्स्ट नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। तो इसके जो मालिक हैं या जिसको जिसने बनाया है उनका नाम क्या है, एंजिन CTO विटेक रामडॉस्की, ठीक है। इन्होंने एक ऐसा कोड क्रिएट किया, किसका कोड क्रिएट किया, नॉन फंजिबल टोकन्स का, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही इन्हीं के द्वारा जो बनाया गया वही एक नॉन फंजिबल टोकन है, और भी उनके जैसे और भी कोई लोग होंगे जिन्होंने नॉन फंजिबल टोकन्स पे वर्क किया होगा, ठीक है। बट सबसे पहला जिसका नाम अगर आता है तो वो किनका है, एंजिन CTO विटेक रामडॉस्की, ओके। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, ERC-721 and subsequently the more efficient ERC-115 token standards were developed to streamline NFT creation and distribution, ठीक है। तो इसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, इसमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, आखिर जो ये जो NFT जो क्रिएट किया गया है तो इसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे इसको भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए, ठीक है। और इसमें आपका पहला स्टैंडर्ड जो मेंशन है वो आपका क्या है, ER-721, और दूसरा क्या है जो आपका ER-1155, ठीक है। तो ये ER-1155 है, ये जो है आपका सबसे रिसेंट आपका स्टैंडर्ड है जो टोकन से रिलेटेड है, NFT से रिलेटेड है, ठीक है। तो आखिर इसका फायदा क्या है, ये जो टोकन स्टैंडर्ड है इसका फायदा क्या है, इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली आप जो है उसको 100 टोकन्स जो हैं आप एक साथ आप क्रिएट कर सकते हैं ERC-115 के थ्रू, ठीक है, जो कि आपके ERC-721 में ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसका यही फायदा है, ठीक है। दे यूज मेटा डेटा टू एक्सपैंड अपॉन अ टोकन्स आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. Metadata can be used in some incredible ways, such as fetching token images from an off-chain source, lessening the strain on the blockchain, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दे यूज मेटा डेटा, तो ठीक, मेटा डेटा मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए कि मेटा डेटा क्या होता है, जैसे आप फेसबुक पे होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, MBA कर लिया, उसके बाद आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 10 साल बाद आपको मन कर रहा है कि हाँ हम, अब मेरा स्कूल फ्रेंड है कोई, उसे मुझे खोजना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे सर्च करोगे, उसका पहले तो नाम सर्च करोगे, वैसे के नाम से तो बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर उसके आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कि हाँ उसने ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ गया था, ठीक है। तो आप उसको उसके कॉलेज के नाम से सर्च करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मान लीजिए कि अगर उससे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो आप फिर क्या करोगे, आप पता करोगे कि उसका कोई भाई या बहन था, ठीक है, तो उसके नाम से सर्च करोगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उसके एज के हिसाब से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता हो कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड कौन है तो पहले आप उसकी गर्लफ्रेंड को खोज लोगे तो ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उसको सर्च करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, उस पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन को आप आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं, मतलब कि डेटा अबाउट द डेटा, ठीक है। मतलब जो मेन डेटा है उसके बारे में पता करने के लिए जो एडिशनल डेटा जो अवेलेबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NFT, ठीक है। तो NFT के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट मेक्स द NFT सच अ रेज, ठीक है, इन टुडेज वर्ल्ड। आखिर NFT के बारे में लोग इतने पागल क्यों हैं, उसके बारे में इतना ज्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट स्टैंड्स आउट इज ओनरशिप, ठीक है। तो NFTs आर हेल्ड ऑन योर ओन पर्सनल ब्लॉकचेन एड्रेस, ठीक है। तो आप उसको अपने पर्सनल ब्लॉकचेन एड्रेस पे आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है, विच यू कंट्रोल विथ योर प्राइवेट की, ठीक है। तो आप उसको अपने प्राइवेट की से कंट्रोल कर सकते हो। तो प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में हमने क्रिप्टो करेंसी के जो ऐसे है उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट की क्या होता है और पब्लिक की क्या होता है, ठीक है। तो प्राइवेट की होता है आपका अपना यूसेज के लिए एंड पब्लिक की होता है फॉर द पीपल हु आर ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप प्राइवेट की का यूज करके आप अपने जो NFTs है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर आउटरेजेस, लैक ऑफ सपोर्ट
और अकाउंट बैन्स कैन नॉट टेक एनएफटीज अवे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कुछ सर्वर किसी ने हैक कर लिया है। ठीक है, आपका नहीं है सर्वर, तो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो सर्वर पे जो आपका जो ट्रेडिंग हो रहा है या जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अगर उसको किसी ने हैक कर लिया है या किसी वजह से वो सर्वर खराब हो गया है, ठीक है, तो कोई आपसे आपका एनएफटी छीन नहीं सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका लैक ऑफ सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको सर्वर से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और योर अकाउंट हैज बीन बैंड, अगर आपका अकाउंट बैन भी हो जाता है, ठीक है, सो दे कैन नॉट टेक द एनएफटीज अवे, कोई भी आपसे एनएफटी आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे जो है आपका क्या है, द ब्राइटर साइड ऑफ एनएफटीज। ओके, व्हाई, बिकॉज दे आरंट हेल्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये किसी भी सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को पता है कि आपका पैसा आपके कहाँ पे गुल्लक में रखा हुआ है, तब तो चोर चोरी करके लेके जाएगा। ठीक है, बट अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप पैसा कहाँ छुपा के रखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पाइप में घुसा के रख रहे हैं, कोई तहखाना बना के रखा है, ठीक है, कोई घर में ही दीवार में चुनवा के रखा है, ठीक है, पैसा। ठीक है, तो अब ऐसे ऐसे जगह आप छुपा के रखोगे जहां पे लोगों को पता ही नहीं है, तो वो आपसे चुराएंगे क्या। ठीक है, सबको तो पता होता है कि हाँ तिजोरी है, तो तिजोरी कोई भी तोड़ लेता है। ठीक है, और सबको पता होता है कि पैसा तिजोरी में ही होता है, बट अगर आप तिजोरी में नहीं रख के कहीं और रखोगे तो कोई आपसे चोरी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एज यू आर लाइक विथ योर एनएफटीज इंक्लूडिंग ट्रेडिंग, सेलिंग और गिविंग देम अवे। ठीक है, तो आप एनएफटी से क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सेल कर सकते हो और गिव देम अवे। ठीक है, अगर आपको सोशल वर्क करने का मन है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी भी एक एनजीओ को आप दान भी दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ओनरशिप पार्ट ऑफ द एनएफटीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी में आपका ट्रांसपेरेंसी का पार्ट होता है, सेम उसी तरीके से आपका एनएफटीज में भी ट्रांसपेरेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ ब्लॉकचेन इज एसेंशियली अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, तो आपको तो पता है, जैसे ब्लॉकचेन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। ठीक है, सो रिकॉर्ड्स ऑफ द टोकन क्रिएशन एंड ट्रांसफर्स आर पब्लिकली विजिबल। ठीक है, तो आप कोई भी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो आपको पब्लिकली विजिबल रहेगा। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स लाइक एजिनेक्स। ठीक है, तो जो एक्सप्लोरर है उसका कौन है, एजिनेक्स है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फायदा है, ये तो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट है। दिस मेक्स रेयरिटी एंड स्केर्सिटी इजी टू वेरीफाई। ठीक है, तो इससे क्या फायदा है, ट्रांसपेरेंसी से ये फायदा है कि अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे पास मोनालिसा का असली पेंटिंग है, ठीक है, तो वो आप कहाँ जाके आप एजिनिक्स एक्स पे आप जाके देख सर्च कर सकते हो कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है, ये जो क्लेम कर रहा है कि मोनालिसा का पेंटिंग इसके पास है, तो वो सही में उसके पास है या नहीं है। ठीक है, तो आखिर वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है ये पता चलेगा, उसका स्केर्सिटी है मार्केट में है या नहीं वो पता चलेगा, और वो कितना रेयर है जो क्लेम कर रहा है कि हाँ दिस पेंटिंग इज विथ मी, तो वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये भी आपका इजिली वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, allowing people to be certain as NFT is authentic। ठीक है, तो लोग उसका ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं NFT का। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी का कैसे है, when a token standard is shared by multiple different entities such as the games making up the engine multiverse, they will also be able to utilize the NFTs created by each other in ways that make sense within their gaming worlds। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा टोकन स्टैंडर्ड है जिसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाय मल्टीपल डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, तो इसका मतलब जो है बेसिक जो इसमें बताना है, ये चाह रहा है कि गेमिंग वर्ल्ड में इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन स्टेज पार करते हो, तो उसके बाद आपको कुछ उसमें आप कोई वेपन आप गेन करते हो, कुछ आप जीतते हो, ठीक है, या कुछ वैसा चीज आप खरीद भी सकते हो, बट जनरली लोग क्या करते हैं उसको अपने पॉइंट्स बढ़ा के उसको खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी उसमें पैसा जल्दी फंसाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो
ये एक रीजन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि आप वहाँ पे गेमिंग वर्ल्ड में आप कुछ कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें कि आप एक सर्टेन लेवल क्रॉस करने के बाद आपके पास एक कोई सुलेमानी तलवार आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आखिर ये जो सुलेमानी तलवार है जो आप जीतोगे, तो ये अगर NFTs के थ्रू अगर क्रिएट रहेगा तो वो जो पर्टिकुलर सुलेमानी तलवार है वो कोई और दूसरा कोई ओन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लोग अगर मान लिए कि आपका वो तलवार अगर फ्यूचर में पॉपुलर हो जाता है तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये जो सुलेमानी तलवार है इसका जो मालिक है वो कोई संजय या कोई अभय नाम का कोई भी जिसने भी उसे खरीदा है तो ये उसी के नाम पे रहेगा, ठीक है। तो उसको कोई और दूसरा कोई ओके। तो और NFT का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि NFT का यूसेज जो है बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब अगर उसका पॉजिटिव अगर देखा जाए साइड तो उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है। आपने किसी एक प्रोडक्ट को खरीदा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप उसको आप पेटेंट कराना चाहते हो कि ये जो डिजाइन मैंने जो बनाया है ये और किसी ने अभी तक सोचा नहीं है या इसे किसी ने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको NFT के थ्रू आप उसको क्रिएट कर देते हो, ठीक है, तो दैट विल बी, इसको पेटेंट के तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कि हाँ ये पेटेंट इंडस्ट्री और कॉपीराइट इंडस्ट्री में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक चेंज ला सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका लैंड खरीदा हुआ है, ठीक है। तो अब आखिर वो जो लैंड खरीदा हुआ है, लैंड को लेके हमेशा हमेशा से ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो अगर आप उसे NFT के थ्रू अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ठीक है, अगर उसको ओन कर लेते हो उस लैंड को, ठीक है, तो कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान आपसे वो हक छीन नहीं सकता उस लैंड का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में हम बहुत सारे बातें सुनने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि हाँ हम मून पे हम जमीन खरीदेंगे क्योंकि वहां पे जब कोलोनाइजेशन होगा तो हमारा वहां पे ऑलरेडी से पहले से ही जमीन खरीदा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लोग जो क्या कर रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, इंडल्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इंडल्ज करेंगे तो इसको एक बहुत पॉजिटिवली तरीके से भी इसको हम आगे वे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट NFTs के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जितना भी आपका जो ब्लैक मार्केट में आपका ड्रग्स है, ड्रग्स कार्टेल है या आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, तो इसमें भी बहुत लोग इसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट साइड्स भी है एंड कुछ नेगेटिव साइड्स भी है, ठीक है। तो हमें देख सकते हैं कि बहुत सारा इसको तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर ये जो NFTs है इससे रिलेटेड रिस्क क्या है इसको भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो NFTs इन्वॉल्व्स टेक्निकल प्रोसेसेस दैट आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड एंड दैट कैन लीड टू इन्वेस्टर्स नॉट नोइंग क्वाइट व्हाट दे आर डीलिंग विद, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। NFTs को क्रिएट करना या ओन करना एक टेक्निकल प्रोसेस है। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको लॉस सहना पड़े, ठीक है, बिकॉज इट कैन लीड टू इन्वेस्टर्स नॉट नोइंग क्वाइट व्हाट दे आर डीलिंग विद, ठीक है। अगर उसको NFTs के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि दे कैन बी ड्यूप्ड, ओके। नेक्स्ट क्या है, थाउजेंड ऑफ यूजर्स माइट रश टू बाई अ मच कोवेटेड NFT as it is minted and they have to pay the fees even if they walk away empty handed, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि क्या होता है आपका जो जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप क्या करते हो, आप उस पर दाम लगाते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं ऐसा जहां पे लोग क्या करते हैं, किसी चीज का मोल भाव करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉस्टली पेंटिंग्स हैं या कुछ कॉस्टली आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसको भी हम NFT के थ्रू हम इसको रेगुलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि थाउजेंड ऑफ यूजर्स माइट रश टू बाई अ मच कोवेटेड NFT एज इट इज मिंटेड। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा NFT है और लोग उसके बारे में पागल हुए हैं कि नहीं हमको तो ये लेना ही लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तरीके का ये रेस है और बहुत लोग इसमें क्या है कि इसमें एक फीस भी होता है, ठीक है। तो आपको फीस तो पे करना पड़ेगा, वेदर यू गेट दैट थिंग और नॉट इट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट अगर आप NFT के पीछे आप उसमें मिंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है, ठीक है। और उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर फीस है जो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही आप उस NFT को आप खरीद पाओ या नहीं खरीद पाओ, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रिस्क एसोसिएटेड है NFT से। नेक्स्ट क्या है, सम बायर्स यूज बॉट्स टू ट्राई टू इंश्योर
that they get their hands on a token which makes the market less accessible for newbie investors. ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, हर कोई अपना तो दिमाग लगा के सारे पजल्स सॉल्व नहीं करेगा या उसको माइनिंग करने के लिए बैठेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, दे टेक द हेल्प ऑफ द बॉट्स. ठीक है, तो बॉट्स क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस पजल को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या मिंट करते हैं या माइनिंग करते हैं, जो भी करते हैं. ठीक है, तो जो बॉट्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो न्यूबी इन्वेस्टर है, जो नए लोग हैं जो इसमें घुस रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको लॉस हो जाता है. ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर having talent, who are talented people and they are using the bots to gain those NFTs. ठीक है, so that is all from my side regarding this NFT topic. और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.